क्लास 4 हम लोग हिंदी देख रहे हैं, हिंदी 2। इसमें अगला चैप्टर है हमारा बुरे फंसे मंत्री। तो चैप्टर नंबर 3 बुरे फंसे मंत्री, इसको हम लोग अगला क्रम देख रहे हैं। ठीक है। बोले हैं कि एक थे राजा साहब की आदत थी कि वे दूसरों के बहकावे में तुरंत आ जाते, जिससे कई बार बुरे फंसते। यानी कि एक किसी राज्य की बात हो रही है, राज्य है तो राजा भी होगा, राजा है तो उसकी प्रजा भी होगी, उसका कार्यकाल भी होगा, उसके मंत्रीगण इत्यादि सभी होंगे। बोले एक थे राजा साहब, क्या हुआ कि राजा साहब की आदत थी कि वे दूसरों के बहकावे में, बहकावा माने होता है किसी की बात में तुरंत आ जाना। कोई कुछ भी व्यक्ति कहे तो उसकी बातों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। यानी कि हम आपको चाहे अच्छी सलाह दें या बुरी सलाह दें, उसे तुरंत ही स्वीकार कर लेना, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से, बिना सोचे या समझे। तो राजा साहब जी की आदत क्या थी, वो बन बैठे तो राजा थे। हाँ, राजा सबसे बड़ा उच्च पद होता है, राजा के ऊपर ही कार्यभार सारा होता है कि वह राज्य को किस प्रकार से अन्वेषित करे, क्या करे, तो उसको प्रचलित करे, चलाए। तो राजा साहब की आदत थी, मतलब एक चीज़ उनकी हैबिट बन चुकी थी, वो चीज़ को अपने सुधार नहीं पाते थे। क्या हुआ कि वे दूसरों के बहकावे तुरंत आए। तो कोई कुछ भी कहता था, उनके मंत्रीगण या किसी व्यक्ति द्वारा उनके राज्य में कुछ बातें कही जाती थी, उनको बताया जाता था, तो उस पर तुरंत ही भरोसा कर बैठे थे, बिना उसको जाने समझे, बिना एनालिसिस किए। तो बोले कि आ जाते हैं, जिससे कई बार बुरे फंसते हो। इसी चक्कर में वो कई बार क्या करते थे, कई बार गलत निर्णय ले लिया करते थे, जिसका बुरा असर देखने को मिलता था, जिसका बुरा प्रभाव उनके राज्य में देखने को मिलता था। बोले ऐसे में रानी साहिबा, राजा की जो पत्नी थी रानी कहलाई, तो रानी साहिबा क्या हुई, आगे आती और बात को संभाल कर राजा साहब की लाज रखती। यानी कि जो इसमें ये बता रहा है कि जो राजा जी थे उनकी आदत यह बुरी लग चुकी थी, वो इस बड़े बुरे आदत में फंस गए थे कि वो किसी बात को, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को बिना एनालिसिस की, अपनी बुद्धि द्वारा परीक्षण किए बिना, सोचे समझे विचारे बिना उस पर विश्वास कर लेते थे, उस पर भरोसा कर लेते थे और वैसा कदम उठा लिया करते थे, वैसे कुछ निर्णय फैसले ले लिया करते थे, जो फैसले आगे चल के क्या होते थे, बुरे परिणामों को, बुरे असर दिखाते थे। कई बार समस्याएं, संकट पैदा हो जाते थे। अतः क्या होता था कि कई बार जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती थी तो राजा जी की इज्जत को बचाने के लिए, उनकी इज्जत को बनाए रखने के लिए, उनके द्वारा किए गए गलत फैसलों को सुधारने के लिए, अतः ऐसी गलतियों को ना होने के लिए क्या करती थी, उनकी जो पत्नी यानी जो रानी जी थी, रानी साहिबा थी, वह उनकी गलतियों को छुपा करके और उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। ठीक है। बोले कि आगे आती, यानी कई बार जो गलतियां हो जाती थी उनको सुधारने के लिए रानी जी आगे आकर के राजा की मदद करती थी, उन्हें सही रास्ता, सही मार्ग बताती थी, जिससे वह काम सही कर सके, राज्य के हित में काम कर सके, सही निर्णय ले सके। बोले बात को संभाल कर, यानी किसी चीज़ को संभालना, कंट्रोल करना, अपने अंडर में लेना, तो संभाल कर राजा साहब की लाज बचा लिया करती थी, रखती थी। लाज रखना माने इज्जत रखना, किसी की सम्मान करना, इज्जत करना, इज्जत बचा लेना। ठीक है। तो बेइज्जती होने से बचा लिया करती थी, यानी कई बार बहुत बड़े बड़े गलत निर्णय ले लेने से उनको बचा लिया करती थी, गलतियां करने से बचा लिया करती थी, उन्हें समझाया करती थी। ठीक है। तो बोले कि राजा साहब का मंत्री चालाक था। अब ये सब हो कैसे रहा था, इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो कैसे जाती थी भाई। राजा को कोई भी सूचना या कोई भी जानकारियां, उसका एक खास, एक पर्सनल व्यक्ति जो है वह है मंत्री। तो मंत्री ही राज्य में होने वाली सारी गतिविधियों पर नजर रखता है, वही जाकर के क्रिया करता है। राजा जाकर के राज्य में जगह जगह घूम करके वह तो इस प्रकार से कार्यान्वित नहीं हो सकते, वह तो देख नहीं सकते। तो ये सब कुछ कार्य जिम्मा किसके ऊपर होता है, वह होता है मंत्री के ऊपर। तो जो मंत्री थे वह क्या करते थे, वह थे बहुत ही चालाक। बोले कि राजा का जो मंत्री था, वो मंत्री साहब क्या थे, बहुत चालाक, चतुर किस्म के आदमी थे। और चतुर आदमी जब किसी राज्य का मंत्री बन जाए तो उस राज्य का क्या हश्र होगा, तो आप समझ ही सकते हैं। यानी जब मंत्री ही गड़बड़ हो तो राजा तक सही बात, यानी जनता में क्या हो रहा है, जनता के मन में राजा के प्रति, समाज के प्रति क्या भाव है, क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, समाज क्या सोच रहा है, राज्य किस स्थिति में चल रहा है, राज्य संकट में है, राज्य फायदे में चल रहा है, राज्य में कैसी स्थितियां हैं, यह बात राजा को पहुंचाने वाला, बताने वाला उसका सबसे निकटतम व्यक्ति होता है मंत्री। और जब मंत्री ही चालाक हो, मंत्री ही दुष्ट हो, मंत्री व्यवहार में अच्छा ना हो, वह कुशल ना हो, वह निपुण ना हो, वह चतुर हो, चालाक हो, तो इस प्रकार से क्या होगा, राज्य का भला हो पाना थोड़ा सा असंभव सा दिखाई देता है, पता चलता है। अतः इन सभी गड़बड़ियों के पीछे जो राजा के द्वारा गलत निर्णय ले लिए जाते थे बहकावे में आकर के, क्योंकि ऐसी ही बातें कुछ बहकावे वाली कौन करता था, वह था पीछे इसके
मंत्री, यानी मंत्री जो था राज्य में घटित होने वाली गलत सूचनाओं को पहुंचा देता था, गलत बातें बताता था, ठीक है, सही जानकारियां राजा तक हासिल नहीं पहुंचाता था, उन्हें नहीं बताता था, जिसके कारण राजा गलत फैसले ले लिया करते थे। और क्या होता था, गलत फैसले लेने के कारण उसके गलत परिणाम भी देखने को आते थे, गलत बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता था। तो बोले कि राजा साहब का मंत्री भैया बहुत चालाक था, चालाक माने चतुर था, ठीक है। तो बोले वह राजा साहब को उंगलियों पर नचाया करता था। उंगलियों पर नचाना एक प्रकार का मुहावरा है, ठीक है, लोकोक्ति है। तो बोले कि ये उंगलियों पर नचाने का मतलब होता है किसी को अपने इशारे पर नचाना, यानी हम जो कहना चाहें, हम जो करवाना चाहें, वह हम किसी व्यक्ति से कह करके करवा लें, वही होता है उंगली पर नचाना। यानी कि मैं जो चाहता हूं उसे अपने मन से मैं करवा लूं किसी अन्य व्यक्ति से, अपने जो मन में मेरी जो हमारी इच्छाएं हैं उसे हम दूसरों से उसकी पूर्ति कर लें, वह होता है उंगली पर नचाना, ठीक है। तो उंगली पर नचाने का मतलब है इशारों पर नचाना, अपने इशारे पर काम को करवा लेना। राजा ही तो किसी कार्य को करने के लिए आदेश करेगा, जब तक राजा आदेश पारित नहीं करेगा, आदेश देगा नहीं कि इस काम को किया जाए, तब तक मंत्री अपने मन से कैसे कर सकता है। मंत्री इतना स्वतंत्र नहीं होता, मंत्री को आवश्यकता होती है राजा के आदेश की। तो मंत्री सारे संदेश तो पहुंचा देता है राजा तक कि राज्य में ऐसा हो रहा है, ये चीज़ की आवश्यकता है, यह घट रहा है, यह बढ़ रहा है, ऐसी बातें हैं, ऐसा संकट है, ऐसी स्थिति है, ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, ये सारी चीज़ों को बताने वाला मंत्री था। अब मंत्री सही बात ना पहुंचा करके गलत बातें पहुंचाता था और ऐसे फैसले होते थे जिसका परिणाम बार बार परिणाम गलत ही आया करता था, सही परिणाम बहुत कम देखने को मिलता था। बोले वह राजा साहब को उंगलियों पर नचाया करता था, वह जैसा चाहता था, जो बातें करवाएं, यानी जो काम वो करवाना चाहता था राज्य में कि जैसा हो जाए, वो वैसी बातें बता करके राजा साहब को बता दिया करता था। और राजा साहब वैसे ही निर्णय लेते थे, जिस प्रकार से वह निर्णय लेते थे वह गलत होते थे, वह उनके लिए तो गलत होते थे, समाज के लिए गलत होते थे, लेकिन कहीं न कहीं वो अच्छाइयाँ बनकर आते थे। किसके लिए? मंत्री के लिए, क्योंकि मंत्री तो ऐसा ही चाहता था कि समाज में जो राज्य है उसमें राजा के लोग खिलाफ हो जाएं, क्योंकि गलत निर्णय बार बार जब राजा लेगा तो लोग आंदोलन करेंगे, लोग विरोध करेंगे, लोग अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे, ठीक है, लोग विरोध करेंगे। तो इससे क्या होगा कि राज्य में अस्थिरता का माहौल पैदा होगा, ठीक है, संवेदनशील हो जाएगा माहौल। तो बोले कि वह राजा साहब को उंगलियों पर नचाया करता था, हाँ वह रानी साहिबा से परेशान रहता था। वही बात ऊपर की जो बात करें कि जब आपत्ति आती थी, कोई संकट होता था, राजा के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों को सुधारने के लिए कौन सबसे आगे आती थी? पहले उसकी पत्नी रानी। रानी थोड़ी सी समझदार थी, वह होशियार थी, लेकिन निर्णय तो हमेशा राजा को लेना होता है, आदेश तो राजा को देना होता है। तो जब राजा गलती कर देते थे तो उसको ठीक करने के लिए रानी आती थी, और रानी सबसे ज़्यादा किसके मन में खटक रही थी, किसे परेशान कर रही थी? वह था मंत्री। यानी कि जब मंत्री के द्वारा किए गए बातों को जो आदेश जो होते थे, जब वैसा आदेशित करता था, यानी कि जब मंत्री वैसा काम करता था, यानी कुछ गलत काम करता था समाज के लिए, राज्य के लिए, और जब ऐसे परिणाम सामने आते थे तो रानी संभाल लिया करती थी। और यही जो रानी का संभाल लेना, यानी कि रानी का सही दिशा निर्देश देना राजा को कि आपने यह काम गलत किया, यह काम सही किया, तो इस प्रकार से जो रानी किया करती थी, यह मंत्री के मन में बात खटकती थी या उसे परेशान करती थी कि अगर रानी साहिबा न होती या इस प्रकार से यह निपुण न होती, बुद्धिमती न होती, तो इस प्रकार से क्या होता कि हम जो चाहते हैं वह पूरे तरीके से लागू हो पाता, वह पूरा का पूरा हो पाता। लेकिन ऐसा बार बार नहीं हो पाता, ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं कभी कभी हो पाती थी जिसमें मंत्री सफल हो पाता था। तो कई बार मंत्री के सफल ना हो पाने में, यानी कि उसकी चतुराइयों के सफल ना हो पाने में कौन कारण था? रानी कारण थी, क्योंकि रानी समझदार थी, वो बातों को, स्थिति को, सिचुएशन को समझ करके सही फैसले, सही निर्णय राजा के द्वारा बुलवाया करती थी, आदेशित करवाया करती थी, ठीक है। तो बोले कि परेशान, यानी कि रानी साहिबा से मंत्री परेशान रहता था, क्योंकि वो बार बार मदद कर देती थी राजा की, सही दिशा निर्देश, सही निर्देश दे करके सही राज्य के प्रति ठीक माहौल पैदा करने की एक कोशिश किया करती थी। तो एक दिन मंत्री ने उनके पर कतरने के लिए एक जाल बिछाया। बोले एक दिन मंत्री ने उनके पर कतरने के लिए एक जाल बिछाया। तो क्या हुआ? पर कतरना, ये भी एक प्रकार का मुहावरा है, शब्द है, वाक्य। तो बोले कि पर कतरना माने किसी के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाना। पर कतरने का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाना या उसे खत्म कर देना, ठीक है, उसे खत्म कर देना या उसे नुकसान पहुंचाना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को बोले कि मैं तुम्हारे पर कतर दूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें हानि पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, या फिर इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसमें क्या कहा कि एक दिन मंत्री ने उनके पर कतरने के लिए एक जाल बिछाया। एक जाल बिछाया माने एक षड्यंत्र रचा।
एक ऐसा कुछ दिमाग उसने लगाया, षड्यंत्र रचना, ठीक है, और उसमें प्रयोग किया जाल बिछाना, यानी कि जाल बिछाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कुछ ऐसे कामों को करने के लिए, ठीक है। तो बोले एक दिन मंत्री ने उनके पर यानी कि रानी साहिबा के पर कतरने के लिए, यानी रानी साहिबा को परेशान करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए या उन्हें खत्म कर देने के लिए क्या किया, मंत्री ने एक प्रकार का एक षड्यंत्र रचा, एक जाल बिछाया, ठीक है, एक लोगों का कुछ समूह बनाया। क्या हुआ, तो उसने अपने भरोसेमंद यानी कि विश्वासमंद, हम जिस व्यक्ति पर बिलीव करते हैं, जिस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, वह व्यक्ति क्या होता है, भरोसेमंद, भरोसा करने योग्य, भरोसा करने लायक, उसी को कहते हैं भरोसेमंद, ठीक है। तो बोले कि उसने अपने भरोसेमंद आदमियों को यानी कि लोगों को, अपने जो उसके लोग थे यानी मंत्री के कुछ खास जो लोग थे, जो मंत्री की बातों को माना करते थे, मंत्री जैसा कहता था वैसा करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने मंत्री ने अपने भरोसेमंद व्यक्तियों को, जो लोग थे उसके, राजा साहब के दरबारी के रूप में शामिल कर लिया। यानी बड़ी ही चतुराई, इतना चालाक था वो मंत्री, क्या कहते हैं कि उसने राजा साहब को बिना खबर हुए, बिना राजा साहब के पता चले, उसने राजा साहब के दरबारियों में, यानी जो दरबार में जो व्यक्ति होते हैं, जो समूह में खड़े होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो उनका सैनिक बल होता है, उस सैनिक बल में अपने दरबारियों में क्या किया, उसने कुछ अपने ही लोगों को व्यक्ति बना करके अपने व्यक्तियों को शामिल कर लिया, ताकि जो मंत्री चाहता हो उस बात को सपोर्ट करने के लिए, उस बात को सहारा देने के लिए, वैसे ही नियमों कानून को पारित करवाने के लिए, वैसा ही आदेश करने के लिए, वैसा ही क्रियान्वित होने के लिए वो जो उसके भरोसेमंद व्यक्ति थे मंत्री के, वह उसकी मदद कर सके, वह उसकी सहायता कर सके, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने अपने भरोसेमंद व्यक्तियों को, आदमियों को राजा साहब के दरबारी के रूप में शामिल कर लेना, यानी जोड़ लेना, ठीक है, अपने में मिला लेना, मेल कर लेना, ठीक है। तो मेल कर लिया, मिला लिया, जोड़ लिया, उनको अपने में शामिल कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या होना था, जब उसके व्यक्ति हो गए तो कुछ आगे कुछ घटना घटने वाली थी, कुछ बातें होने वाली थी। क्या हुआ, तो राजा साहब को मंत्री कुछ राय देता और उसके दरबारी हाँ में हाँ मिला देते। तो मंत्री जो भी बात अपनी पारित का, जो उसके मन में चल रहा था कि अब ऐसा करूं, अब ऐसा करूं, राज्य में अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, राजा को तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि राजा दौरा करने तो हर जगह गली गली में जाकर नहीं करेंगे, ये काम होता है मंत्री का, उसके दरबारियों का काम होता है। तो उसने क्या किया कि दरबारियों की सहायता लेकर के अपनी बातों को मनवाना शुरू कर दिया। यानी कि दरबारी का काम है कि जो भी आदेश पारित होते हैं राजा के द्वारा, उसको उसमें क्या करते हैं, उसको पारित करवाने के, उसे अध्यादेशित कराने के लिए, उसे नियम बनाने के लिए, उसे लागू करने के लिए क्या करते हैं, उसे लागू करने के लिए लोगों में क्या करते हैं कि दरबारी सहायता करते हैं, उसमें उस नियम को, उस कानून को बनाने में, उन आदेशों को पारित कराने में, समाज में लागू करने के लिए ये सहायता देते थे। तो क्या किए, राजा साहब को मंत्री कुछ राय देता और उसकी दरबारी हाँ में हाँ मिला देते। दरबारी कौन थे, वही सारे व्यक्ति थे जिसको, जो भरोसेमंद थे, किसके, मंत्रियों के, यानी मंत्री जो कहता दरबारी भी वही कहते थे। तो राजा इस बात को मान लिया करते थे कि यही बात सत्य है, अतः ऐसा काम करना चाहिए, और वो गलत निर्णय ले लिया करते थे जिसका गलत परिणाम आया करता था। तो यह सब कुछ गलत किसके लिए था, यह राज्य के लिए गलत हो रहा था और राजा के लिए गलत हो रहा था, लेकिन यह सब कुछ सही किसके लिए था, जैसा जो चाहता था कैसा वैसा हो रहा था, किसके लिए, वह था मंत्री सब अपने मन मुताबिक करता जा रहा था, जिससे राज्य में हानि हो रही थी, राजा के प्रति लोगों का विश्वास हट रहा था, अविश्वास मत क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था। तो हुआ कि रानी साहिबा जब कुछ समझाना चाहती तो राजा साहब उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते। भाई मंत्री एक इतना बड़ा पद है, वह सब कुछ जाकर के राज्यों में देखता है, वह आता है, बताता है, और जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें मंत्री सहायता करता है, क्या करना चाहिए, वह सब कुछ बताता है, वह सहारा देता है राज्य को चलाने में। और इसके साथ जो दरबारी हैं वह भी सहायता देते हैं, वह बताते हैं कि हाँ राजा साहब यह निर्णय सही है, ऐसा काम करना चाहिए। तो इन सभी में मंत्री और उसके मिले हुए दरबारी बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए थे कि सब कुछ कर लिया जाए अपने मन मुताबिक। लेकिन जब रानी को बात पता चलती है कि कुछ गड़बड़ निर्णय लिया जा रहा है राजा द्वारा, कुछ गलत फैसले लिए जा रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, अच्छा करने के लिए, समाज के हित के लिए, भलाई के लिए, राजा के हित के लिए, तो क्या करती है रानी साहिबा, उसका राजा का बीच बचाव करने, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती थी, बताती थी, कहती थी। तो क्या होता कि जब भी कोई रानी बात कहती थी, अपनी बात उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश क्या करती थी, तो उनकी बातों को, रानी की बातों को राजा साहब नज़रअंदाज करते थे। नज़रअंदाज यानी अवॉइड कर देना, किसी की बातों को ना मानना, ठीक है, कोई कुछ कह रहा हो तो उसकी बातों को हम ना स्वीकार करें, ना मानना, अवॉइड कर देना ही क्या कहलाता है, नज़रअंदाज कर देना कहलाता है, ठीक है।
तो बोले कि बेचारी रानी जब कोई अपनी बातों को वह राजा से नहीं मनवा पाती थी, यानी कि जो बात सही है, जो अच्छी बातें हैं उसे वह लागू नहीं करवा पाती थी, सब कुछ जानते समझते सोचते विचारते हुए भी, तो उन्हें बड़ा दुख होता था। तो क्या कि बेचारी रानी साहिबा परेशान रहने लगी। वह इन बातों से बड़ी परेशान होगी कि राज्य का अहित हो रहा है, राजा साहब का हानि हो रहा है, राजा साहब की इज्जत घट रही है, लोग उन्हें मानेंगे नहीं, लोगों में समाज में विद्रोह हो जाएगा, राज्य में विद्रोह हो जाएगा, एक संकट पैदा हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वह क्या हुई, बहुत ही परेशान रहने लगी थी, वो बहुत चिंतित थी। तो क्या हुआ, तो क्या करें ये बात सोचते हुए परेशान होकर उन्होंने एक दिन अपने भाई के पास संदेश भेजा, मुसीबत में हूँ तुरंत आकर मिलो। मुसीबत में हूँ तुरंत आकर मिलो, ऐसा वाक्य, ऐसी बात को उन्होंने एक पत्र में लिख करके भिजवा दिया अपने भाई के पास, जो कि दूसरे स्थान पर रहता था। तो जब पत्र मिला तो उसके भाई ने पढ़ा और वह क्या हुआ, यहाँ पर आया। तो बोले कि बेचारी रानी ने अपने भाई के पास संदेश भेजा। संदेश माने चिट्ठी, लेटर, एक मैसेज, ठीक है। तो एक मैसेज भेजा कि मैं मुसीबत में हूँ, तुम आकर मुझसे मिलो, अतः मेरी सहायता करने की कष्ट करो, कृपा करो भाई। तो रानी साहिबा का एक भाई था। क्या हुआ, तो बोले कि रानी साहिबा का भाई चतुरसेन मथुरा में रहता था। तो रानी साहिबा जब पत्र भेजी, संदेश भेजी कि भाई मुझसे आकर मिलो, बहुत ही संशय में हूँ, बहुत ही कष्ट में हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तो पत्र कहाँ गया, मथुरा गया। क्यों, क्योंकि मथुरा में उनका भाई रहता था और जिसका नाम उनके यानी कि रानी साहिबा के भाई का नाम था चतुरसेन। नाम ही चतुर है, चतुर में वह सेन के समान। बोले चतुरसेन नाम था। तो बोले उसका दिमाग बड़ा तेज था, यानी कि रानी साहिबा समझ गई थी कि इस स्थिति में जो संकट की घड़ी है, इसमें अब एक ही व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, जो अपना खुद खास है, जो हमारा भाई है, जो कि मथुरा में रहता है, जिसका नाम चतुरसेन। अतः उन्होंने अपने भाई को एक पत्र लिख करके मैसेज भेजा कि भाई तुम्हारी बहन बहुत कष्ट में है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, अतः आकर मिलो, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। तो बोला बड़ा तेज दिमाग का था वो जो चतुरसेन मथुरा में रहता था। तो क्या हुआ, वह आया तो रानी साहिबा ने उसे सारी बातें बताई। उनका भाई चिट्ठी पढ़ा, पत्र पढ़ा, उसको मैसेज मिला, तो वह अपनी बहन के पास पहुंच गया अपने बहन की बात को देखने के लिए। क्या हुआ, तो बोले उसने सारी बातें बताई। चतुरसेन ने अपनी बहन को भरोसा दिलाया। भरोसा देना, किसी को कॉन्फिडेंस कर देना, ठीक है, किसी को आत्मबल देना, ठीक है। तो उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भाई ने कहा कि बहन तुम परेशान ना हो, तुम्हें डरने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मैं अब आ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो बोले रानी साहिबा का भाई चतुरसेन मथुरा में रहता था, वह बड़ा तेज दिमाग का था। वह आया तो रानी साहिबा ने उसे सारी बातें बताई। चतुरसेन ने अपनी बहन को भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अवश्य। एक दिन शाम को विचित्र घटना घटी। विचित्र माने होता है अनोखा, जो हम एक्सपेक्ट ना करते हो, जो सोचे ना हो, वह उससे भी कुछ आगे बढ़कर, उससे कुछ अलग ही हो जाए, तो वह होता है विचित्र, अनोखा, ठीक है। तो बोले कि एक दिन शाम को क्या हुआ कि एक विचित्र घटना, एक अजीब ही घटना, अजीब जिसको कहते हैं, तो अजीब घटना घटी। एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया। क्या, बोले राजा साहब अपने बाग में टहलते, बाग माने बगीचा, गार्डन में, यानी राजा का जो महल था उसके बाहर जो बगीचा था, वहाँ पर वह टहल रहे थे, वहाँ भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो अचानक बाग के एक छोर माने होता है कोना, एक हिस्सा, एक पार्ट, बाग के उस बगीचे के कोने, एक छोर से, एक हिस्से से दूसरे दिशा से क्या हो रहा था कि ढोल बजने की तेज आवाज़ सुनाई पड़ी। यानी बहुत ज़ोरों से कोई व्यक्ति बहुत ज़ोरों से डब 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 बहुत तेज़ी से आवाज़ करता हुआ, ढोल बजाता हुआ चल रहा था, आ रहा था राजा साहब की ओर। यानी बहुत तेज़ी से ढोल बजाता हुआ, ढोल एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, तो ढोल को बजाता हुआ बहुत तेज़ी से राजा साहब की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था। बहुत वह तेज़ी से ढोल को बजा रहा था। तो बोले कि अचानक बाग के एक छोर से ढोल बजने की तेज आवाज़ सुनाई पड़ी। राजा साहब ने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ ढोल बजाने वाले को पकड़ ला। इतनी तेज ध्वनि थी कि वो राजा सहन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें परेशानी हो रही थी, उन्हें कष्ट हो रहा था। अतः राजा है भाई, तो उन्होंने जानने के लिए बुलाया कि वो जो भी व्यक्ति है इतना तेज ढोल बजा रहा है, उसे पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए, हमारे सामने लाया जाए। वह ऐसा क्यों कर रहा है, मैं जानना चाहता हूँ, उनसे क्या दिक्कत है, वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो सारे सिपाही उधर एक साथ उधर भागे, जहाँ पर ऐसी आवाज़ आ रही थी, जहाँ पर ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, सारे सैनिक जो थे, जो सुरक्षा बल थे राजा के, वह दौड़ कर गए उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। तो सारे सैनिक उधर भागे। एक बूढ़ा अजनबी ढोल बजा रहा था। अजनबी माने होता है अनजान व्यक्ति, जिसे हम न जानते हो, अननोन पर्सन।
तो एक अजनबी व्यक्ति जिसे कोई वहाँ का राज्य में यानी वहाँ के किसी व्यक्ति ने उसे देखा नहीं था, राजा साहब भी नहीं उसे देखे थे न जानते थे, सैनिक भी उसे नहीं देखे थे न जानते थे, तो एक अजनबी हुआ जिसे व्यक्ति कोई न जानता हो, अननोन पर्सन। तो एक बूढ़ा था और अजनबी व्यक्ति, बूढ़ा सा एक दिखने वाला और एक अजनबी व्यक्ति क्या था, वो ढोल बजाता हुआ आ रहा था। तो उसे पकड़ कर राजा साहब के पास लाया गया। वह व्यक्ति को पकड़ लिया गया, सैनिकों ने पकड़ लिया और राजा साहब के सामने पेश किया। तो क्या हुआ, एक अजनबी वह अजनबी आते ही राजा साहब के कदमों में जा गिरा। कदम माने पैरों में, ठीक है, उनके फुट में जाकर क्या हुआ, उनके अजनबी आते ही यानी जैसे ही वह राजा साहब के सामने पेश किया गया तो उसे डर लगने लगा या जो भी हुआ, तो बोले कि राजा साहब के कदमों में जा गिरा, यानी कि उसने राजा साहब के पैरों को पकड़ लिया। तो फिर और गिड़गिड़ा कर बोला, गिड़गिड़ाना माने डर कर बोलना, गिड़गिड़ाना माने डरना। जब हम भयभीत हो जाते हैं, जब हम डर जाते हैं, जब हमें भय लगता है, जब हम डर जाते हैं, फियर होता है, तो हम गिड़गिड़ाते हैं, कांपने लगते हैं। गिड़गिड़ाना माने कांपना। तो वह कांप कर, गिड़गिड़ा कर और राजा साहब से क्या बोलता है कि हुजूर माने मालिक, हुजूर शब्द का मतलब होता है मालिक, स्वामी। तो बोला हुजूर मालिक क्षमा करें, क्षमा करें माने मुझे माफ़ करें, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ, तो बोलता है मुझे क्या पता था आप इतने नाराज़ हो जाएंगे, यानी मुझे ये बात पता नहीं थी कि मुझे हुजूर, मुझे हे मालिक, हे स्वामी, मुझे क्षमा करिए, मेरे ढोल बजाने से आपको बहुत कष्ट हुआ, आपको अत्यंत दुख हुआ, अतः मैं इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ये बात पता नहीं थी कि मेरे ढोल बजाने से आपको कष्ट होगा, आपको परेशानी होगी, अतः इसके लिए क्षमा करें। तो मुझसे तो मंत्री जी ने कहा था कि आप बाग में हो तो ढोल बजाना, यानी ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा करने के लिए क्षमा भी मांगता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा काम करने के लिए आपके ही जो मंत्री हैं उन्होंने आदेश दिया था, मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। अब जितना चतुर मंत्री था उससे कई गुना ज़्यादा चतुरसेन जो रानी साहिबा का भाई था, रानी साहिबा ने ऐसे कष्ट के संकट में उसे सहारा देने के लिए, मदद करने के लिए बुलाया था। तो उसने भी एक चाल चल दिया, उसने भी एक जाल बिछाया मंत्री को फंसाने के लिए, मंत्री को परेशान करने के लिए, मंत्री की गलतियों को सामने दिखाने के लिए, ठीक है। तो कहा कि मुझे क्षमा करिए हुजूर, मैंने अपने मन से नहीं किया है, यह मुझे करने के लिए कहा गया है। किसने कहा, तो बोला कि मंत्री जी ने मुझे कहा था कि जब आप बाग में टहलने के लिए शाम को आएंगे तो मैं ज़ोर से ढोल बजाते हुए उधर घूमता रहूं, ठीक है। तो मुझे ऐसा करने के लिए किसने कहा, मंत्री जी ने कहा था। यानी ये बात मंत्री ने हालांकि कही नहीं थी, लेकिन वह अपने मन से ये बात कह करके मंत्री के खिलाफ राजा को अब उकसाना चाहता है, बताना चाहता है कि मंत्री कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। मंत्री की गलतियों को सामने लाने के लिए उसने एक चाल चला, उसने भी एक षड्यंत्र था, जैसा कि मंत्री ने चाल चला था, एक षड्यंत्र रचा था, एक जाल बिछाया था रानी साहिबा को फंसाने के लिए, उसी तरह इसने भी एक जाल बिछाया। तो मुझसे तो मंत्री जी ने कहा था कि जब आप बाग में हो तो ढोल बजाना, आप इनाम देंगे। तो उसने कहा था कि ढोल बजाने से क्या होगा, तो आप सुनेंगे, आपको प्रसन्नता, आप खुश होंगे तो आप मुझे इनाम देंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे कोई इसमें खुशी नहीं है, अतः ऐसा हो गया। तो अगला बोलते हैं कि राजा साहब गरज कर, गरजना माने गुस्साना, बादल गरजते हैं तो जो ध्वनि इतनी तेज जोर से सुनाई देती है उसको कहते हैं बादलों का गरजना। तो व्यक्ति कोई गरजेगा नहीं, तो उसका एक उदाहरण दिया है, ठीक है। तो उसको उदाहरण देके बोलना है कि व्यक्ति गरज उठा, यानी कि राजा साहब गरज कर बोले, गुस्सा होकर, क्रोधित होकर बोले क्या कि भागो यहाँ से, भाग जाओ, यानी चले जाओ, तुम हट जाओ मेरे आंखों से, खबरदार, यानी कि उसको खबरदार किया, यानी कि चेतावनी दी। खबरदार माने चेतावनी देना। वो बोले चेतावनी दे रहा हूँ कि जो फिर कभी मेरी रियासत में आकर ढोल बजाया तो खैर नहीं, तुम्हें चेतावनी देकर मैं छोड़ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा कि आगे से अगर कभी मेरे राज्य में आसपास तुम दिखाई दे गए, मेरे महल के आसपास, मेरी रियासत माने मेरा जो रियासत है, यानी मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो महल है, इसके आसपास तुम कहीं दिखाई दे गए ढोल बजाते हुए तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो खबरदार आकर ढोल बजाकर कभी दिखे गए। अजनबी ढोल उठाकर वहाँ से चला गया। जो अजनबी व्यक्ति था, जो चतुर से था, जो ये सारी चालाकियाँ कर रहा था, वह चला गया। तो बोले कि उसके बाद मंत्री को बुलाकर राजा साहब ने आदेश दिया कि आज ही से राज्य में ढोल बजाने पर पाबंदी लगवा दो। पाबंदी माने रोक, स्टॉप कर दो इस चीज़ को। तो बोले कि राजा साहब ने के साथ ऐसी घटना हो गई, वो इतने दुखित हो गए, इतने परेशान हो गए उस व्यक्ति के ढोल बजाने से, और ऐसा कर दिया कि जब मंत्री ने कहा था कि मैं जब बजाऊंगा तो आप इनाम देंगे, तो मंत्री को तुरंत फौरन उन्होंने बुलवा करके राजा साहब ने आदेश दे दिया कि पूरे राज्य में इस बात को कह दिया जाए, आदेश कर दिया जाए हमारी बात को कि आज के बाद कोई भी हमारे राज्य में ढोल नहीं प्रयोग कर सकता है, ढोल बजा नहीं सकता है। कोई भी बजाते हुए पकड़ा गया, पता चला तो उसे दंड दिया जाएगा। तो राजा के आदेश को ना मानना का मतलब ये कि दंड को प्राप्त करना। तो आदेश कर दिया गया कि आज के बाद राज्य में कोई भी ढोल नहीं बजाते हुए पकड़ा जाना चाहिए, कोई भी आवाज़ ऐसी सुनाई देनी नहीं चाहिए ढोल की।
तो उन्होंने बोला कि पाबंदी लगवा दो, यानी रोक लगा दो, पाबंदी लगा देना माने रोक लगा देना, ठीक है। तो जी हजूर, जैसी आज्ञा, मंत्री कहकर वहां से चला गया। तो जैसा आदेश हुआ मंत्री को मानना ही पड़ेगा, भाई राजा आदेश कर रहे हैं। तो मंत्री ने कहा ठीक है, आपके जी हजूर, आपके जैसा कहना, हे स्वामी आपका जैसा कहना है वैसी आपकी आज्ञा मैं मानता हूँ, और इस बात को मैं आदेशित कर देता हूँ, सारे राज्य में इस बात को सूचित कर देता हूँ, राज्य में के सभी लोगों को। तो मंत्री के जाने के कुछ क्षण बाद अचानक ढोल की आवाज फिर गूंजी, यानी जैसे ही मंत्री चला गया तो उसके बाद क्या हुआ, मंत्री के चले जाने के बाद ढोल की आवाज गूंजी। तो अचानक फिर से क्या हुआ, मंत्री के ढोल की आवाज गूंजने लगी। तो अचानक से वही जो व्यक्ति था फिर से कहीं न कहीं ढोल बजाकर वह घूम रहा था, फिर से अचानक से ढोल बजाने की आवाज आने लगी। इस बार ढोल वाला ढोल बजाता हुआ राजा के पास आ गया, यानी कि राजा के सामने आकर खड़ा हो गया, राजा के दरबार में आकर उपस्थित हो गया। तो वह इस प्रकार की उसकी दुष्टता को, इस प्रकार से उसके हिम्मत साहस को देखकर के राजा बड़े चकित हुए कि तुम कहाँ से आ गए भाई। तो आते ही उसने झुककर कहा, राजा साहब को सलाम किया और कहा, हुजूर मंत्री जी अभी अभी मिले थे, कहते थे कि आप ढोल सुनकर पहली बार नाराज होते हैं, हाथ पैर पटकते हैं और दूसरी बार इनाम देते हैं। अब फिर उसने एक नई चाल चली मंत्री को परेशान करने के लिए, मंत्री के खिलाफ उकसाने के लिए, मंत्री के खिलाफ गलत फहमियों को दिखाने के लिए। कहता है कि मुझे मंत्री जी ने कहा कि आप पहली बार जब ऐसा पकड़ते हैं किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को, तो आप पहले नाराज होते हैं, और जब दूसरी बार पकड़ते हैं तो आप उसे इनाम देते हैं। अतः अब मैं दूसरी बार फिर से आया हूँ ढोल बजाते हुए, अब मुझे मेरा इनाम दीजिए, आपको मुझे इनाम देना चाहिए, क्योंकि आपने यह बात मंत्री जी से कही थी, ठीक। तो इतना कहकर ढोल वाले ने ढोल बजाना शुरू कर दिया फिर से, और अब तो राजा साहब का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। पारा 7वें आसमान पर पहुंचने का मतलब है कि बहुत अत्यंत क्रोधित हो जाना। पारा 7वें आसमान पर पहुंचने का मतलब अर्थ ये होता है कि अत्यंत क्रोधित हो उठना, अत्यंत क्रोधित हो जाना, गुस्से में आ जाना। फिर क्या हुआ कि उन्होंने चीख कर सिपाहियों से कहा, पकड़ो इस शैतान को, शैतान माने दुष्ट। तो बोले इस शैतान को जो बार बार ऐसी गलतियां कर रहा है और बार बार मंत्री का नाम ले रहा था, इसे पकड़ लिया जाए, इसे दंड देना है अब। तो बोले कुछ सिपाही ढोल वाले की ओर लपके, यानी लपक कर गए, यानी दौड़ कर गए उसको पकड़ने के लिए। लपकना माने पकड़ना, कैच करना, टू कैच समथिंग। तो बोले कि वहां पर पकड़ने के लिए उस सिपाही उसकी ओर दौड़े। तो ढोल वाला ढोल बजाता हुआ भाग खड़ा हुआ, यानी भाग रहा था और चीख भी रहा था, वाह जी वाह मंत्री जी की जय हो। यानी फिर से वो चाल चला कि दोबारा इनाम देंगे, और जब उसको पकड़ने के लिए तो वो भागा और क्या कहा कि मुझे तो मंत्री जी ने कहा था कि ऐसा करने पे इनाम देंगे आप, और वह भागते हुए क्या करता, वाह जी मंत्री जी वाह, यानी मुझे आपने ऐसा कहा था और मैं वैसा करने में सफल हो गया, अतः मुझे अब इनाम मिल रहा है, लेकिन राजा साहब इनाम दे नहीं रहे असल में। तो फिर क्या हुआ, लाइट चली गई है यहाँ पर, गर्मी भी है काफ़ी। अगला देखते हैं कुछ फिर राजा साहब ने आदेश दिया, मंत्री को पकड़कर तुरंत हमारे सामने लाओ। यानी कि फिर से राजा जी ने क्या किया, आदेश दिया कि ये सारी बातें मंत्री ही करवा रहा है, मंत्री कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ समस्याएं खड़ा कर रहा है, मंत्री के ऐसा कहने से ही यह व्यक्ति बार बार आ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, अतः ये सारी गलतियां मंत्री की हैं, अब मंत्री को पेश किया जाए। राजा साहब ने अपने सिपाहियों को आदेश किया कि मंत्री जहां पर भी उन्हें सूचित करो कि वह हमारे सामने आकर के तुरंत पेश हो, हमारे सामने उपस्थित हो। पेश होना माने उपस्थित होना, ठीक है, प्रेजेंट होना। तो बोले कि तभी ढोल वाला चिल्लाया, हुजूर ऐसा न कीजिए, मंत्री को पकड़ा तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति ने जो ढोल बजा रहा था, जो चतुर्थ इंसान, वो जाते जाते यह कह दिया था कि महाराज ऐसा न कीजिए, अगर आप मंत्री जी को पकड़वा करके सैनिकों से पकड़वा करके लाएंगे तो मंत्री की बेइज्जती होगी, क्योंकि मंत्री का पद ऊंचा होता है सैनिकों से। तो अगर सैनिक मंत्री को पकड़ करके घसीट करके जबरदस्ती लेकर आएंगे लोगों के सामने से, समाज के, राज्य के सामने से, तो क्या होगी, मंत्री की बेइज्जती होगी। अतः लोग मंत्री को ऐसा करता हुआ, मंत्री के साथ ऐसा होता हुआ देख करके भड़क उठेंगे, लोगों विद्रोह कर देंगे, लोग आग बबूले हो जाएंगे, लोग विद्रोह करना शुरू कर देंगे, ठीक है, राजा के खिलाफ हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होने वाला था, क्या बातें थी कि लोग विद्रोह कर देंगे मंत्री के पकड़े जाने से। तो बोला कि जनता उन्हें ही असली राजा समझती है, हुजूर ऐसा ना कीजिए, राज्य में विद्रोह हो जाएगा, राज्य में लोग आंदोलन करना शुरू कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि जो राज्य के लोग हैं वह मंत्री को ही असली अपना राजा समझते हैं, वही उसको राजा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह लोगों में ऐसा व्यवहार करता है, लोगों में ऐसी बातें करता है, वह ऐसा विख्यात हो चुका है कि लोग उसे ही अपना राजा समझते हैं, राजा मानते हैं। अतः तो बोला, ओह, राजा साहब दांत पीसते हुए चिल्लाकर बोले, सिपाहियों, मंत्री को पकड़कर इसी वक्त फांसी
पर लटका दो। तो राजा साहब ने, जब राजा साहब को यह बात पता चली कि असली राजा तो समाज के सामने कौन जाना जाता है, मंत्री जाना जाता है, अतः मंत्री असली राजा के रूप में, और वह हमारे खिलाफ यानी राजा के खिलाफ काम कर रहा है, राज्य के खिलाफ काम कर रहा है, रियासत के खिलाफ काम कर रहा है। अतः इस प्रकार से विद्रोह करने के कारण, इस प्रकार से गलत कामों करने के कारण से क्या कहते हैं कि राजा जी ने आदेश दिया कि मंत्री को फांसी पर लटका दी जाए, उसे दंड में फांसी की सजा सुनाई दी गई। तो सारे सिपाही मंत्री को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, यानी सारे सिपाही अब निकल चुके थे राजा के आदेश पर कि मंत्री को पकड़ करके फांसी देनी है। उसने इतनी बड़ी राजविद्रोह किया है, मंत्री का ऐसा करना एक प्रकार का राजविद्रोह कहलाएगा। तो वे सभी भी मंत्री से परेशान थे, लेकिन इसके पहले ही मंत्री के दरबारी मंत्री को सारा हाल सुना चुके थे। हाल सुनाना माने जानकारियां देना, सूचनाएं देना, समाचार सुनाना। तो क्या हुआ कि जब राजा ने आदेश दिया था कि मंत्री को पकड़ करके अब फांसी की सजा देनी है, तो मंत्री को ये बात पहले ही पता चल गई थी। उसके दरबारियों ने, उसके जो साथी थे, वह जो सैनिक गए थे वही तो उसके दरबारी थे, वो उसके अपने ही व्यक्ति थे जो पकड़ने गए थे। तो क्या हुआ कि सारे दरबारियों सहित सारे दरबारियों ने जब उसको ये बात बता दी मंत्री की आपको पकड़ने के लिए राजा ने आदेश दिया और आपको फांसी की सजा सुनानी है, तो क्या किया कि यह बात राजा मंत्री को पहले ही पता चल गई, उसको हाल इस बारे में जानकारी सूचना मिल गई थी। तो राजा साहब के सिपाही मंत्री के घर पहुंचे, किंतु उनसे पहले ही मंत्री रियासत छोड़कर भाग चुका था। मंत्री को पता चला कि मुझे फांसी दी जानी है, राजा अब छोड़ेगा नहीं। राजा को पता चल चुका है मैंने क्या क्या गलती की है समाज में, उनके खिलाफ क्या क्या लोगों को कैसे समाज भड़काया है। तो ये सारी गलतियों को जानते हुए क्या किया कि मंत्री को जब ये सारी बातें पता चली तो वह क्या कहते हैं भाग खड़ा हुआ, अपने सभी दरबारियों समेत अपने उस राज्य को, जिस राज्य का वह मंत्री था, उस राज्य को वह छोड़ करके हमेशा के लिए भाग चुका था, ताकि वह पकड़ा ना जाए, उसे फांसी की सजा न हो, वह अपने प्राणों को बचाने में कामयाब हो सके। तो राजा के सिपाही मंत्री के घर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही मंत्री रियासत माने राज्य छोड़कर भाग चुका था। अतः मंत्री भागा तो उसके दरबारी भी साथ, जो उसके व्यक्ति थे वो भी तो भागे। भाई कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसके साथ जो सहारा देने वाले होते हैं, जो उसके सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो उसके पर्सनल व्यक्ति थे, उन सभी की भी गलती है, उन सभी की भी गलती थी, तो उन सभी को भी सजा मिलती। तो अतः वे सारे के सारे मंत्री के साथ ही भाग खड़े हुए, उसके अपने जो भरोसेमंद व्यक्ति थे मंत्री के, वे भी सारे भाग चुके थे ताकि वो पकड़े न जाए, उनको सजा न मिले, उन्हें सजा न दी जाए। तो अब राजा साहब पहले की तरह फिर से रानी साहिबा की बात सुनने लगे और मानने लगे। अतः यह चतुरसेन को बुलाना, रानी के द्वारा अपने भाई को बुला करके राजा की मदद करने के लिए, राज्य को बचाने के लिए ऐसा करना बहुत ही उचित और सही साबित हुआ। इस प्रकार से चतुरसेन की चतुराई ने क्या किया, मंत्री की चतुराई को कम कर दिया। मंत्री की चतुराई ज्यादा काम नहीं आई, अतः मंत्री अपने उस राज्य को छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जहां पर वह आगे चलकर राज्य करने की और राजा के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ कि अब जो रानी साहिबा कहती हैं, जो बातें समझाया करती हैं, जो आदेश देती हैं, जो बातें कहती हैं, उस बात को राजा साहब मानते हैं और वैसा ही आदेश दिया करते हैं, वैसे ही निर्णय लिया करते हैं। अतः किसी को नहीं पता चला कि ढोल वाला रानी साहिबा का भाई चतुरसेन था। तो यह सब जो विवाद बाद में खड़ा हुआ, ये सब जो सारी चतुराइयां की, बाद में चतुरसेन आया, तो वस्तुतः ये सब कुछ चतुरसेन जो रानी का भाई था उसने किया था। लेकिन यह बात अंत तक यानी आखिरी तक किसी को भी पता नहीं चल सकी थी कि ये सारा जो ढोल वाला है, जो सारे क्रियाकलाप किया गया, ढोल वाले के नाते ही तो मंत्री को पकड़ा जा सका, मंत्री की गलतियां पता चल सकी राजा को। अतः जब ढोल वाला नहीं आता, ऐसा कार्य नहीं करता, तो मंत्री की गलतियां पकड़ी नहीं जाती और आगे चल करके एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती। अतः कोई भी व्यक्ति को, राज्य के किसी भी व्यक्ति को यह बात नहीं पता चल सकी कि जो ऐसा ढोल बजाने वाला करके जो चतुराई दिखाया, अपनी मंत्री के खिलाफ भड़काया राजा को, जो ऐसी बातें सामने लाया, वह चतुर व्यक्ति, जो बूढ़ा जो ढोल बजाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम चतुरसेन था। और वह चतुरसेन किसका भाई था, रानी साहिबा का ही अपना सगा भाई था। यह बात किसी को अंततोगत्वा पता नहीं चली और रानी साहिबा ने जो किया, जो सही फैसले लिए, वह सही फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ। इस प्रकार से यह आपकी कहानी समाप्त हुई। ठीक है, और इसमें आगे जो भी एक्सरसाइज है, जो प्रश्नोत्तर हैं, हमने पार्ट को व्याख्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझा दी हैं। इसके बाद जो सारी चीज़ें इसे आप देख लेंगे। सभी प्रश्न उत्तर को, क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिखेंगे। बुक में जो रिक्त स्थान है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, उनको फिलअप कर लेंगे।
उसे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और सभी प्रश्नों को लिखकर एक्सरसाइज को याद करें, समझें, पढ़ें, ऐसा करें। धन्यवाद।